बट आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में। कर्नल त्यागी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। क्या ईरान की ये जो परमाणु की महत्वाकांक्षा है जो हमेशा से रही है, अब वापस हिलोरे मार रही है? 12 दिन जंग चली, उसके बाद सीज फायर हुआ इसी शर्त पर कि ईरान परमाणु हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वहां तो फिर से हलचलें देखी जा रही हैं और इस तरह की चर्चा है कि उस योजना पर ईरान ने वापस काम शुरू कर दिया है। देखिए, ऐसा कोई सीज फायर हुआ है क्या? कोई एग्रीमेंट जिसके ऊपर सिग्नेचर किए हो इजराइल ने भी और ईरान ने भी और किसी तीसरे देश ने भी? ऐसा कोई सीज फायर एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट पब्लिक डोमेन में तो हमें दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। और फिर ईरान का ये कहना कि मैं अपना यूरेनियम संवर्धन जारी रखूंगा और मैं सरेंडर नहीं करूंगा और मैं अमेरिका से डरता नहीं हूं, ये इंडिकेशन तो पहले दिन से थे जो सो कॉल्ड टेम्परेरी सीज फायर हुआ था कि वो अपना यूरेनियम का संवर्धन जारी रखेगा। उसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि साहब यूरेनियम जो है 408 केजी एनरिच यूरेनियम वहां से निकाल के उन्होंने पहले ही कहीं दूसरी जगह रख दिया था। मान लीजिए रख दिया था, तो अगर 408 केजी एनरिच्ड यूरेनियम था तो कम से कम 4000 केजी यूरेनियम 238 यानी कि यूरेनियम का वो आइसोटोप जिसको एनरिच करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है वो भी कहीं होगा, वो भी रेडियो एक्टिव है। अच्छा, और चलिए अगर अब ये भी मान ले कि सबको उसने हटा दिया था, तो क्या उसने जो सेंट्रीफ्यूज है वो भी हटा दिए थे? सेंट्रीफ्यूज वो होते हैं जो डेंसिटी के मुताबिक यूरेनियम के आइसोटोप को अलग अलग करते हैं, यानी कि एनरिचमेंट करते हैं। क्या वो सब हटा दिए थे? अच्छा, मान लीजिए कि अगर वो सब भी हटा दिए थे तो अब क्या किया जा रहा है? अब वहां पे मशीनें दिख रही हैं, नतांज और फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर वहां पे ट्रक दिख रहे हैं, बुलडोजर दिख रहे हैं। क्यों सर? क्या ये जो दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चरल डैमेज को ठीक करने के लिए हो सकते हैं? क्या ये यूरेनियम के संवर्धन के लिए? और एक बात और नोट कीजिए कि जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तो हमने उस स्केल मिसाइल का इस्तेमाल किया था जो छत में नीचे घुसती है, यानी कि पेनेट्रेट करती है, उसके बाद एक्सप्लोड होती है। तो अगर एरियल व्यू लिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारे यहाँ कई कुछ लोग कहने लगे कि साहब कौवे मार दिए, तोते मार दिए, वगैरह वगैरह, ये पेड़ गिर गए। ऐसे ही ये जो बंकर बस्टिंग बम है, खुद बताया गया है कि भाई कई चरण में है। पहले जीपीएस से ये करेक्ट लोकेशन ढूंढता है, फिर पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट 1 या 2 फीट में पेनिट्रेट करता है 200 फीट, और 200 फीट जाने के बाद तब ये एक्सप्लोड होता है। इसका मतलब जो कुछ हुआ होगा वो 200 फीट नीचे हुआ होगा, जो ऊपर से तो दिखाई नहीं देगा। अब कौन सी सैटेलाइट इमेज में वो आ जाएगा? तो हम सैटेलाइट इमेज की सत्यता को नहीं मान सकते। मुमकिन है कि वहां पर डैमेज हुआ हो। इसका एक और कारण भी है। ईरान को देखिए, कोई आदमी कल को क्या कहेगा उसकी सत्यता इस बात पर निर्भर है कि उसने पुराने समय में क्या कहा था और वो कितनी सत्य थी। ईरान की आदत है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने की। जब उनके सुलेमानी को मारा गया था तो उन्होंने अपनी मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया था। जब इस्माइल सानिया को मारा गया, तो हानिया को मारा गया, तब भी उन्होंने लाल झंडा फहरा दिया। और जब फिर कोई अटैक हुआ, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुई, तब भी उस मिसाइल पे लाल झंडा फहरा दिया। यानी कि बात बात के ऊपर धौंस देने वाले आदमी कई कथनी में और करने में फर्क होता है। और फिर सर एक और जो कुछ नैरेटिव चल रहा है, मैं उसके अलग हटके एक बात कहना चाहता हूँ। क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका ने बेल्जियम में, नीदरलैंड में, टर्की में, जर्मनी में उन्होंने अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स स्थापित किए हुए हैं? उनके साथ में आईसीबीएम भी है। आईसीबीएम को तो छोड़िए, ट्रायड सिस्टम है, यानी कि जमीन से, हवा से और समुद्र से वार करने का। यानी कि उन्होंने अपने वॉर हेड्स न्यूक्लियर वॉर हेड करीब आधा दर्जन डिप्लॉय किए यूरोप में। क्या रशिया ने बेलारूस में नहीं किए हुए? अब अगर ये कहते हैं कि साहब रशिया की और ईरान की बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो क्या जरूरत है ईरान को न्यूक्लियर बम को, उसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने की? जो रशिया ने खुद ही कह दिया
कि बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे देश ईरान के न्यूक्लियर वारहेड्स की आपूर्ति करते हैं, यही शब्द कहे हैं उन्होंने। हो सकता है कि वो आपूर्ति करते, तब भी तो उनके पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा। तो न्यूक्लियर बम का एक हवा बना रखा है। मैं कहता हूं दैट इज वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खत्म हुआ। एक बार बार ये कहा जाता था दोनों देश न्यूक्लियर कैपेबल है। कहाँ देख लिया था हमने? कारगिल में देख लिया, कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो धमकी देने वाली चीजें हैं, इनसे आप बहुत ज्यादा करेक्ट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैं यूके देवनाथ जी के पास चल रहा हूं। तो देवनाथ जी, अब इसके फिर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इसका असर होगा, किस तरह का रिएक्शन अमेरिका की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको? क्योंकि अमेरिका और इजराइल का तो यही एक सबसे बड़ी आपत्ति थी कि नहीं, आपको न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करना है और न्यूक्लियर हथियार पाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। देखिए रोहित जी, पूरी बातचीत ही अमेरिका के साथ 5 राउंड चली, इसीलिए कि आप ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ। अब जब वो विफल हो रहा था तो ईरान के ऊपर इजराइल ने अमेरिका की शहर पर 12 दिन तक हमला किया। अमेरिका ने शुरुआती 10-11 दिन ये सोचा कि इतने इजरायली हमलों के बाद अब शायद ईरान थोड़ा नरम पड़ जाएगा, लेकिन ईरान ने 9वें दिन, 10वें दिन, 11 दिन भी नरम पड़ने का कोई इंडिकेशन नहीं दिया। तो 12वें दिन अमेरिका को मजबूरी में, पहले से ही तय था, पहले से ही प्लान था, अमेरिका को अपने B-2 बॉम्बर्स को लॉन्च करना पड़ा। और अमेरिका ने सोचा कि B-2 बॉम्बर्स को लॉन्च करने के बाद ईरान के पास बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा कि अब वो छुप नहीं सकता, बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता, सिर्फ टेबल पर बात करे और साइन करे कि भविष्य में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। अब ईरान जो है, देखिए मैं ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर आप राजनीतिक, कूटनीतिक और दूसरे पहलू से देखिए, ईरान बहुत बड़ा देश है। करीबन उत्तर भारत जितना बड़ा है उतना बड़ा है ईरान। तो ईरान की अपनी जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो बहुत मजबूत है। मैं कंपैरिजन में बता दूं, हमने भी तो पृथ्वी मिसाइल बनाए, हमने भी तो अग्नि मिसाइल बनाए। ईरान ने प्रूव कर दिया कि उसके पास पृथ्वी जैसी मिसाइलें हैं, अग्नि जैसी मिसाइलें हैं, जब उन्होंने इजराइल के ऊपर सैकड़ों की तादाद में लॉन्च किए। तो ईरान को अमेरिका ने 12वें दिन सोचा था कि 7 B-2 बम्बर भेजकर 14 GBU-57 गिराकर वो घुटने पे ले आएगा, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैं बताता हूं, देखिए हर देश का ना एक अपनी गलत या सही सोच होती है, जिसे हम उत्तर भारत की अच्छी तरह समझते हैं। हम कहते हैं कि माँ का दूध पिया है, एक मुहावरा होता है, और दूसरा होता है कि हमारी मूंछों में बल है। ईरान भी उसी तरह का एक देश है। शायद हम भी ईरान के आर्यन जीन्स को कुछ हद तक शेयर करते हैं। मैं भारत का ही एग्जांपल देता हूं। समझिए एक टैक्टिकल एप्रिसिएशन करते हैं कि किसी वजह से एक दुश्मन देश ने आकर ताम्बरम में जो हमारा, ट्रॉम्बे में जो हमारा न्यूक्लियर रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है उसको ध्वस्त कर दिया। समझिए किसी महान मुल्क ने भारत से दुश्मनी लेकर हमारा जो राजस्थान में रैप है RAPP, उसको ध्वस्त कर दिया। तो क्या हम भारत में घुटने टेक देंगे और हाथ जोड़कर घुटने में बोलेंगे कि माफ कर दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, नाक जमीन पर रगड़ता हूं? ऐसा नहीं होता, खासतौर से बड़े बड़े देशों के साथ जिनकी सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है। भारत में हम दावा करते हैं हमारी सिविलाइजेशन 7000 साल पुरानी है। ईरान में तो प्रक्षेश बड़े बड़े प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं कि उनकी सिविलाइजेशन 7000 पुरानी है। तो अमेरिका का ये मिस कैलकुलेशन था। देखिए क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं। व्हाइट स्किन में और जो एशियन है उनमें एक फर्क होता है। व्हाइट स्किन में क्या होता है कि जब 5-10 हजार लोग मारे जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमने शायद दुश्मन को थका दिया, भ्रमित कर दिया, चकित कर दिया, दुश्मन को डरा दिया। लेकिन जो एशियन स्किन है, हमने वियतनाम में एग्जांपल देखा, अभी हम गजा में देख रहे, गजा में 56,000 लोग मर गए। वियतनाम में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। 10 साल में कैलकुलेशन ये है कि 18 लाख वियतनामीज मारे गए। क्या उन्होंने घुटने देखे थे? तो ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि हथियार गिरा गिरा के आप किसी मुल्क को मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जो पश्चिमी आंकलन है
उनके यहाँ जो पैरामीटर्स हैं कि आप दुश्मन के 1 लाख मार दीजिए, दुश्मन के ऊपर 1 लाख बम गिरा दीजिए, तो शायद वो घुटने पर रेंग रेंग कर आकर माफी मांगेगा, अपनी नाक से आपके चरण की मिट्टी साफ करेगा। ये ईरान पर लागू नहीं होती है जी। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं एक रिएक्शन इस पर त्यागी सर आपसे भी चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो कुछ दिनों की शांति थी, मतलब इनके शब्दों में तो शांति नहीं थी, शब्दों का जंग और युद्ध तो चल ही रहा था अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन जो 12 दिन जंग चली, क्या वैसी जंग फिर शुरू होने वाली है? उससे भी ज्यादा जंग शुरू होने वाली है। वैसी वाली जंग से अगर परिणाम निकलना होता तो निकल गया होता, मगर नहीं निकला। इसका मतलब ये कि अब जो जंग होगी वो उससे भी ज्यादा होगी, और वो जंग के अंदर हो सकता है कि अब तक तो केवल इजराइल और ईरान इन्वॉल्व थे और बाद में इंटरवीन किया अमेरिका ने भी, लेकिन अब इसमें और भी देश इन्वॉल्व कर सकते हैं। खास तौर से नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व कर सकता है, रशिया इन्वॉल्व कर सकता है। लिहाजा आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अगर दोनों देशों ने कुछ ना कुछ रेस्ट्रेंट नहीं दिखाए, विच इज अनलाइकली, क्योंकि इजराइल की इज्जत के ऊपर बट्टा लगा है। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान में रेजिलियंस है। ईरान दरअसल में एक ऐसा देश है, अगर आप देखें 1988 में 8 साल के ईरान और इराक के युद्ध के बाद जब सीज फायर हुआ, तो वो सीज फायर के बाद यही आयतुल्लाह खोमेनी के ऑर्डर के ऊपर 5000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। वो कौन थी? वो महसीना, जिसका हिसाब की बात थी, उसके बाद पता नहीं कितने लोगों को एग्जीक्यूट किया। अब वहां पे एक वो है होसिमी, वो शायद ईरान इंटरनेशनल के संपादक है। उन्होंने कहा है कि अगर खोमेनी अपने ऊपर इजराइल द्वारा किए गए अटैक में बच गए, और वो बच गए हैं, तो वो फिर दोबारा से नरसंहार करेंगे, दिखाई देने लगा। 6 उन्होंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिए, 700 लोगों को अरेस्ट कर लिया, और एक एग्जीक्यूशन का दौर, यानी कि ईरान के आम आदमी को सीज फायर रास नहीं आता, न 1988 में आया था, न अब आया है। उसके ऊपर जुल्म होते हैं, एग्जीक्यूशन होते हैं। एक ऐसा कानून बना दिया गया है कि अगर ईरान का कोई आदमी ईरान के बाहर किसी दूसरे आदमी से बात करता है तो उसे एस्पियोनेज समझा जाएगा, और एस्पियोनेज की सजा है फांसी, यानी कि आम आदमी को फांसी। मैं समझता हूं कि इसका इलाज देशों के पास नहीं है, इसका इलाज ईरान की जनता के पास ही है। वही विद्रोह करेंगे और वहां पे इस सल्तनत का चेंज होगा। That can be an answer। बाकी ये कहना कि अगर मान लीजिए आपने उसको यूरेनियम एनरिचमेंट से रोक भी लिया, तो उसे आप रशिया से एटॉमिक आर्सेनल लेने में कैसे रोक सकते हैं? आपने खुद दिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर थ्रेट तो है ही नहीं। अच्छा, चूंकि एक नैरेटिव है, सारे लोग इसी बात पे लगे हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट। भाई मैं कहता हूँ कर लेने दो एनरिचमेंट, और नहीं भी करने दिया तो क्या तुम उसे रोक लोगे? अगर कोई दूसरा देश उसे देगा एटॉमिक बम, जैसे अमेरिका ने दिया। ठीक है कर्नल त्यागी, आपने अभी रशिया का नाम लिया। रशिया से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं वो ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं, फिर आप लोगों के पास वापस लौटता हूं। ईरान को लेकर पुतिन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने बड़ा बयान दिया है, मैक्रोन से बातचीत कर रहे थे पुतिन। इसी दौरान उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम का अधिकार है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, पुतिन कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार है ईरान को। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तो जो आप बात कह रहे थे, अब रशिया, आप समझ लीजिए स्टेटमेंट का मतलब है कि पूरा सपोर्ट रशिया ने दिया है ईरान को अपना, कि शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार है ईरान को, और किसी भी देश को वो चाहे तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। मैक्रोन से बातचीत कर रहे थे पुतिन, और इसी बीच उन्होंने ये बात कही है। यूके देवनाथ जी, इस लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर पुतिन ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार है, दैट मीन्स कि बिना कुछ कहे बहुत सारी बातें इस पे क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर वो सीधा समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, ईरान अगर बना रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? देखिए, पुतिन तो हमेशा ही रूस हमेशा ही ईरान के साथ रहेगा इस मामले में।
रूस को मालूम है कि दुनिया में अब गिने चुने कुछ ही देश हैं जो कि रूस के साथ एक्टिवली रूस के पीछे खड़े हैं। यानी अगर जरूरत पड़े तो रूस को हथियार भी दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया हो गया, शायद चीन है, और कंफर्म्ड है कि ईरान। रूस के साथ भारत के भी बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन भारत ने रूस को मिलिट्री तौर पर कोई सहायता नहीं दी है, ये समझना पड़ेगा। और रूस के साथ भारत के भी बड़े अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन भारत जो है अमेरिका के साथ भी दोस्ती के हाथ उसी बराबरी पर बढ़ा रहा है। तो रूस को मालूम है कि ईरान का साथ तो उसे देना ही है। सवाल ये उठता है कि क्या ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, और न्यूक्लियर बम बनाने का तो क्या होगा। देखिए, एक चीज मैं बता देता हूं कि न्यूक्लियर बम बनाना इतना आसान नहीं है। ईरान की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। ईरान जो सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल कर रहा है वो सब चीन से आते हैं। अभी परसों की ही खबर है कि परसों की नहीं, युद्ध 12वें दिन बंद हुआ। युद्ध जिस दिन बंद हुआ उसके अगले दिन ही ईरान ने 2000 सेंट्रीफ्यूज का और ऑर्डर दे दिया है चाइना को, और चाइना ने बोल दिया है कि अगले 5-6 महीने में वो 2000 सेंट्रीफ्यूज फिर से ईरान को दे देगा। ईरान को अब एक और सहूलियत मिल गई है। पहले ईरान कहता था कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है, आईएईए की टीम को बोलता था, दुनिया को बोलता था। अब इतनी पिटाई हो गई है, 12 दिन तक इजराइल ने उसके ऊपर पता नहीं कितने 1200 से ज्यादा बॉम्ब गिरा दिए, और 12वें दिन अमेरिका ने उसके ऊपर अपना जो बेस्ट जहाज था B-2, उससे बेस्ट जो बॉम्ब था GBU-57 गिरा दिया। तो अब ईरान तो चाहे तो छाती ठोके बोलेगा हाँ बना रहा हूं, कर लोगे और क्या करोगे। ये समझना पड़ेगा। इजराइल ने अपना अल्टीमेट वेपन, यानी इजराइल की एयरफोर्स एक साथ 200 या 300 सॉर्टीज लॉन्च कर सकती है, कर दिया। इससे ज्यादा इजराइल क्या कर लेगा। ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूं। अब ईरान के जनरल कहते हैं अरे ठीक है, इन्होंने B-2 बम्बर 7 भेजे थे, अगली बार 14 भेज देंगे। इन्होंने GBU-57 पिछली बार 14 गिराए थे, इस बार 28 गिरा देंगे, की फर्क पैदा है। तो अब ईरान अगर चाहे, अभी तक ईरान ने बोला नहीं है, लेकिन अगर ईरान बोलेगा तो डिक्लेयर कर देगा, जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने बोला है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं बना भी रहा हूं। किम जोंग उन तो अमेरिका को, हर बार अमेरिका से एक एंटी न्यूक्लियर स्टेटमेंट आती है, या अमेरिका की नेवी कोई बड़ा सा एक्सरसाइज करती है सी ऑफ जापान में या येलो सी में, किम जोंग उन एक छोटा सा टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट कर देते हैं अपने पहाड़ों के अंदर। तो ईरान भी भविष्य में करेगा। तो ईरान कहता है और क्या कर लोगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब तक जो ईरान के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर था कि अमेरिका उनको मार डालेगा, अब सिद्ध हो गया कि अमेरिका उनको मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता है। दूसरी बात है, ईरान का जो ये दावा है कि अगर इजराइल के पास 70 बॉम्ब हैं तो उसके पास क्या 7 नहीं होने चाहिए। इस दावे में हम समझिए ये नहीं सोचते कि इजराइल बहुत छोटा है, ईरान बहुत बड़ा है। सिर्फ एक पॉइंट पर ही ईरान को अपने फेवर में एक जमीन मिल जाती है कि अगर किम जोंग उन ने इतने सारे बना लिए और अमेरिका ने कुछ नहीं किया, और इजराइल ने 70 बना लिए और अमेरिका ने उनको रोका नहीं, तो ईरान को क्यों ईरान को एक मोरल ग्राउंड मिल जाता है। देखिए, इन प्रिंसिपल ईरान को एक हक मिल जाता है किसी भी कंट्री को, कि अगर नॉर्थ कोरिया ने बनाया है और अमेरिका ने कुछ नहीं किया तो हम भी बनाएंगे। समझिए एक कंट्री है जिसका नाम है उकेडाबा बोलेगा नॉर्थ कोरिया ने बना लिया, हम भी बना लेंगे, हमारी क्या गलती है। उकेडाबा बोलेगा इजराइल ने 70 बना लिया, हम भी बनाएंगे, हमारी क्या गलती है। तो एक मोरल ग्राउंड नाम की चीज है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, पक्का बनाएगा, और जिस दिन बनाएगा वो उनकी स्टेट मीडिया अनाउंस भी करेगी कि हमने फलाने पहाड़ में उसका अंडरग्राउंड टेस्ट कर लिया। तो जिस दिन ईरान ये अनाउंस करेगा उस दिन इजराइल क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। 200 जहाज भेज देगा, 400 बॉम्ब गिरा देगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, ये समझने की बात है। देखिए, मैं एयरफोर्स में था, मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम 20 सॉर्टीज ऐसे की हैं जिसमें कि 2-2 करके मैंने कम से कम 40 500 पाउंड बॉम्ब गिराए हैं, 1000 पाउंडर्स। मैं बताता हूं ऑन ग्राउंड क्या होता है उसका नुकसान होता है। ठीक है, एनिमी के टैंक उड़ गए, एनिमी के बख्तरबंद गाड़ियां उड़ गए, एनिमी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 4 ब्रिगेडियर 1 मेजर जनरल मर गए, लेकिन उससे क्या एक दुश्मन घुटने टेक देता है? नहीं। तो ईरान को तो अब एक शब्द है हठ धर्मिता। अब ईरान को एक मोरल ग्राउंड मिल गया है कि अब मैं बनाऊंगा
और अमेरिका देखते हैं क्या कर लेगा। हाँ, हमें क्योंकि बोलना ईरान चाहिए- ईरान बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ईरान किसी भी पॉइंट पर झुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है। इतना सब कुछ हुआ उसके बावजूद भी एकदम ईरान ने नहीं, यही कहा एकदम- था कि मैंने सरेंडर नहीं एकदम किया है, नहीं। गलतफहमी है तो दूर कर लो। एकदम देखिए, मैं रोहित जी, मैं अगर ईरानी होता, मैं ईरान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझिए मैं अगर ईरान का एक सिटीजन होता, जाहिर बात है ऐसी हालत में अगर मैं ईरान के विपक्ष में भी होता, खुमैनी के विपक्ष में भी होता, मैं फिर भी आज की तारीख में क्या कहता, अरे यार देख लेंगे इनको, हमारा देश महान है। मैं मिलिट्री एप्रिसिएशन बता देता हूं, एक ठीक। तथ्य आपको। जब इराक में सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया, अमेरिका ने 1 महीने तक बमबारी की, उसके बाद सऊदी से अपने ग्राउंड फोर्सेस को भेजे। दो चीजें ये दर्शाता है कि 1 महीने की बमबारी के बाद भी सद्दाम हुसैन और इराक को कुछ नहीं हुआ, घुटने नहीं टेके। बिल्कुल। तो अभी अमेरिका को करने दो 1 महीने की बमबारी, ईरान नहीं घुटने टेकेगा। दूसरी चीज, सद्दाम हुसैन पे कवर करने के लिए अमेरिका ने सऊदी से अपनी 3 डिवीजन, एक डिवीजन में 10,000 ट्रुप्स, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें होती है, 3 डिवीजन सऊदी से लॉन्च की थी। ऐसी कोई सुविधा ईरान पर लॉन्च करने के लिए है ही नहीं। क्या अमेरिका के पास फिलहाल कुवैत में या इराक में 3 डिवीजन है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड से लड़ने के लिए? नहीं। मैं मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, मैं भावनाओं की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल, कि बिल्कुल। ईरान गलत है कि सही है। मैं कहता हूं कि अमेरिका 1 महीने की बमबारी करेगा, इजराइल 1 महीने की बमबारी करेगा, ईरान को कुछ नहीं फर्क पड़ता। सद्दाम हुसैन को क्या हुआ, इराक को क्या हुआ? उसके बाद उन्हें लॉन्च करना पड़ा ना सऊदी से अपने 30,000 ट्रुप्स को, 700 टैंक के साथ।